अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुजम्मिल, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं तक किया था हमने प्रीवियस सेशन में। जी सर, कंप्यूटर पे क्या था? कैसे? जी ठीक जी, तो स्टार्ट करें फिर। जी सर। ओके जी, तो हम रिसर्च सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से रिसर्च सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जनरली, जिसमें कि हम मार्केटिंग रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। जी, तो कंप्यूटर हमने देख लिया था, हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह देख लिया था, प्रेस्क्राइबर पे ज़्यादा काम होता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री या मार्केट पे ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल की जो मार्केट है, उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, किस टेक्नोलॉजी का क्या रोल जो है वो इन फ्यूचर होना है, और कितनी कौन सी टेक्नोलॉजी किस हद तक मार्केट में जो है वो पेनिट्रेट करेगी, और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज जो है वो बढ़ता रहेगा फ्यूचर में, या करंटली कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो मार्केट में इन है। राइट, देन फ्यूचर ट्रेंड्स किस किस्म की प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड्स जो है वो मार्केट में रहेंगी। एंटीवायरस ज़्यादा डिमांड में रहेंगी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांड में होंगी, पीड्स का सेगमेंट ज़्यादा ग्रो करेगा, या एल्डरली पेशेंट्स का सेगमेंट ज़्यादा ग्रो करेगा, किस तरफ ट्रेंड मार्केट का जा रहा होगा। डायग्नोस्टिक्स की तरफ, डायग्नोस्टिक्स किस तरह से ग्रो कर रहा है, अगले 5 साल 10 साल की फोरकास्ट जो है वो उसकी क्या चल रही है। इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, उन पे रिसर्च करने के लिए फ्यूचर ट्रेंड्स देखे जाते हैं इंडस्ट्री और मार्केट में। जेनरिक पेनिट्रेशन जो है वो किस तरह से हो रही है, जैसे पाकिस्तान में अमूमन जो मार्केट है वो जेनरिक मार्केट है। जब तक कि किसी प्रोडक्ट के कोई पेटेंट किसी प्रोडक्ट के पास नहीं है, जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है तो अमूमन फौरन से पाकिस्तान की मार्केट में रैपिडली जो है वो जेनरिक्स पेनिट्रेट करते हैं। राइट जी, तो जेनरिक की पेनिट्रेशन का क्या पैटर्न है, क्या उनकी अप्रोचेस हैं, प्राइस अप्रोचेस क्या है, मार्केटिंग अप्रोचेस क्या है, और मार्केट में उनकी अडॉप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। राइट जी, की सक्सेस फैक्टर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की या मार्केट में सक्सेस हासिल करने के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी की सक्सेस के लिए कौन से मेन फैक्टर्स हैं, की सक्सेस फैक्टर्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। राइट जी, कोई कंपनी क्वालिटी की बेसिस पे कम्पीट करती है, प्राइसिंग की बेसिस पे कम्पीट करती है, डोजेज फॉर्म की स्ट्रेंथ पे कम्पीट करती है, या अपने पेशेंट्स और प्रेस्क्राइबर्स की एजुकेशन की बेस पर, वो कौन सा फैक्टर है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स, वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं, या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो सक्सेस फैक्टर्स में से की सक्सेस फैक्टर कहलाता है। ये हमारे पास आगे किसी और टॉपिक में जो है वो मजीद डिस्क्राइब होगा की सक्सेस फैक्टर्स। अगर जी, प्राइसिंग एनवायरनमेंट्स और प्रिस्क्रिप्शन टू ओटीसी स्विचेस जो है वो किस तरह से इसमें हो रहे हैं, जैसे कि
जैसे कि ये हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन टू ओटीसी स्विचेस में किस तरह से पैटर्न और किस तरह से प्रोडक्ट की सेल्स पे जो है वो अफेक्ट वो कर सकती है, राइट। तो ये हमारे पास एक डेटा शो करता है कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापीज जब 90s के एंड में वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस थी, समवेयर इन सर स्क्रीन शो 1998 नहीं या हो 99 उसको सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं सर। तो ठीक है भाभी। जी सर। तो यहाँ पे हमने जो बात की थी प्रिस्क्रिप्शन टू ओटीसी स्विचेस मार्केट में, क्या उनका पैटर्न है और क्या उनकी एक्सेप्टेंस लेवल है। तो उसकी एक एग्जाम्पल हमारे पास निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापीज की है, जिनको जब स्विच किया गया प्रिस्क्रिप्शन से ओटीसी के स्टेटस पे, जब उनको स्विच किया गया तो ऑलमोस्ट 650,000 एक्स्ट्रा क्विट अटेम्प्ट्स जो है वो अटेम्प्ट की गई यूजिंग दी ओटीसी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापीज as compared to prescription only replacement therapies. ओके जी। देन पब्लिक एज अ होल पॉपुलेशन के ऊपर जो रिसर्च की जाती है एज अ सब्जेक्ट, उसमें डेमोग्राफिक चेंजेस देखे जा रहे होते हैं कि डेमोग्राफिक क्या चेंजेस आ रही है, किस गिवन टेरिटरी में पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, किस तरह के पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, किस तरह की डिजीजेस जो है वो ग्रो कर रही है पॉपुलेशन में। डिजीज की अवेयरनेस जो है वो पब्लिक में किसी डिजीज की क्या है, डिजीज की अवेयरनेस ज्यादा होने से पॉपुलेशन ज्यादा इंक्लाइन होती है टूवर्ड्स इट्स ट्रीटमेंट। तो डिजीज की अवेयरनेस अगर ज्यादा होगी, डिजीज की अवेयरनेस बढ़ेगी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखी जाती है मार्केट में। डिजीज की अवेयरनेस बढ़ने से लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है वो ट्रीटमेंट्स कराते हैं और ट्रीटमेंट की बेसिस पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। जो डिजीज एपिडेमियोलॉजी, कौन सी गिवन डिजीज जो है उसकी इंसिडेंस क्या है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो मार्केट पब्लिक में एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक की लाइफ स्टाइल नीड्स एंड वांट्स क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मास्यूटिकल कंपनीज नीड्स एंड वांट्स को किस तरह से एड्रेस कर सकती हैं या एजुकेट कर सकती है पब्लिक, राइट जी। देन फाइनली अनमेट थेराप्यूटिक नीड्स, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज या थेरापी जो कि करंटली मीट नहीं हो रही है मार्केट में, उनको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक जी। तो ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स थे, रिसर्च सब्जेक्ट्स मार्केट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग रिसर्च में, जिसमें प्रिस्क्राइबर, पेशेंट, फार्मेसी, होलसेलर, फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसीज, कंपटीटर्स, तकरीबन तमाम ही जो सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हमारे यहाँ कंपेरेटिवली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग रिसर्च जो है वो उसका इतना ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर एकेडमिक लेवल्स पर की जा रही होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आईएमएस करता है, जो कि इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर कॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टेटिस्टिक्स। इंटर कॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टेटिस्टिक्स जो है वो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रीजनल बेसिस पे भी डिफरेंट रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रही होती है, पब्लिक में भी और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रेस्क्राइबर्स के ऊपर भी। अच्छा, ज़्यादातर जो नॉन एकेडमिक हो रही होती हैं रिसर्चेस, वो ज़्यादातर इंडिया में कंडक्ट होती हैं और ऑलमोस्ट उसी के डेटा को जो है वो पाकिस्तान की मार्केट से रिफ्लेक्ट किया जाता है, अनटिल एंड अनलेस के डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट एनवायरनमेंट ना जस्टिफाई हो रही। राइट, ये तो यहाँ तक क्लियर है सारी बात, कोई क्वेरी है किसी की? नो सर। डिजाइन सर प्रोसेस एंड आपने वो नाम मेथोडोलॉजी। बताया था, सर आपने वो नाम बताया था इंटर कॉन्टिनेंटल, उसकी बता दो दोबारा से उसे। इंटरकॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, एब्रिविएटेड एज आईएमएस। जनरली आपको मार्केट में सुनने में आएगा आईएमएस। ठीक है सर, थैंक यू।
तो प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, जनरली ये 11 स्टेप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च की नीड जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब हमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत होगी तभी हमने उसको रिसर्च करनी है, क्योंकि रिसर्च पर एफर्ट्स लगती हैं, रिसोर्सेस यूटिलाइज होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस लगती हैं। तो नीड पहले जस्टिफाई होगी कि मार्केटिंग रिसर्च किसी तरह की करने के लिए हमारे पास उसकी नीड क्या है। ठीक है, उसी नीड को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रॉब्लम। प्रॉपरली जो है वो प्रॉब्लम डिफाइंड होनी चाहिए। इसको फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि प्रॉब्लम किस तरह से डिफाइंड होती है। प्रॉब्लम जब एक बार डिफाइन हो जाएगी तो प्रॉब्लम दो तरह की हैं। एक तरह की जो हमने अपनी प्लानिंग लेके चल रहे हैं और जो हमने फोरकास्ट की है, जो हम अचीव करना चाहते थे मार्केट में, और वो अचीव अगर हम नहीं कर सके तो उसके दरमियान जो गैप एग्जिस्ट करता है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। राइट, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में जनरेट हुई उसको हम अवेल नहीं कर सके, हम हमारे पास उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कैपेसिटीज थी, रिसोर्सेज थी हमारे पास, लेकिन नहीं कर सके तो भी वो प्रॉब्लम है। किसी तरह की थ्रेट मार्केट में जो है वो क्रिएट हुई जिसने हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट किया और उस थ्रेट को हम टाइमली आइडेंटिफाई करके और उसकी जो है वो रिजोल्व नहीं कर सके तो वो भी प्रॉब्लम है। मार्केटिंग रिसर्च की नीड जस्टिफाई होने के बाद प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्टली डिफाइंड होनी है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं होती तो हमारे पास रिसर्च का बेनिफिट नहीं रहता। नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस बात को मज़ीद समझेंगे। देन हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करना है कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें एग्जैक्टली उस रिसर्च में से निकालनी है। राइट, देन रिसर्च डिज़ाइन किस तरह की हम करेंगे, एक्सप्लोरेटरी की तरफ जाएंगे या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरफ जाएंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे या क्वांटिटेटिव रिसर्च हमें चाहिए होगी। और इंफॉर्मेशन टाइप्स एंड सोर्सेज जो हमने प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी डेटा टाइप्स जो देखी थी हमने इंफॉर्मेशन की, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड सेकेंडरी डेटा टाइप्स, इन दो में से किस तरह की कौन सी टाइप किस सोर्स में से हम इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये उसकी टाइप किस तरह की होगी, क्वालिटेटिव रहेगी या क्वांटिटेटिव रहेगी। जिस सोर्सेस में भी फिर मजीद जो है वो हमारे पास और भी कई एग्जाम्पल्स है प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस में, जो कि मैंने इन स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं की है। आपको रेफरेंस उसका मैंने बता दिया है और नेक्स्ट स्लाइड्स में ऑब्वियसली और उसका जो बुक चैप्टर है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से मजीद आप एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी की किस तरह से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डेटा सोर्सेस के। जी, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, किस तरह की आनी है, ये डिटरमाइन करने के बाद सिक्स स्टेप में हम देखेंगे कि अब उस इंफॉर्मेशन को हमने असेस किस तरह से करना है। उस डेटा को असेस करने के बाद उस डेटा में से जो हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है जी, डेटा हासिल करने के लिए अमूमी तौर पे जो हम मार्केटिंग रिसर्च, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग रिसर्च पे जाते हैं, डेटा कलेक्शन में यूजुअली सर्वे टाइप्स डेटा में जाते हैं। सर्वे के लिए हमें डेटा कलेक्शन फॉर्म्स बनाने हैं, इधर या तो वो क्वेश्चनियर होंगे, और अगर क्वेश्चनियर्स नहीं होंगे और किसी तरह की इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी अवेलेबल डेटा में से एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम डेटा कलेक्शन फॉर्म्स बनाएंगे। जैसे कि ड्रग प्रोफाइल होती है, ड्रग प्रोफाइल्स बनाई है आपने प्रीवियस ईयर में? जी, ड्रग प्रोफाइल्स बनाई है किसी ने? नहीं सर सर, नहीं ऐसा तो नहीं बनाई। नहीं। बगैर ड्रग प्रोफाइल जो है वो एक स्पेसिफिक जो है या प्रिसाइज जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, जो कि मेन किसी भी ड्रग की जो मेन इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो इंक्लूड किया जाता है। ड्रग प्रोफाइल हॉस्पिटल लेवल्स पे भी बनाई जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। राइट जी, तो लेट्स से कि अगर हमारे पास जेंटामाइसिन है तो जेंटामाइसिन के अगेंस्ट हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, क्या क्या उसकी प्राइस रेंज है। ठीक जी, मेन इंडिकेशंस उसकी क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसकी क्या है, थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन उसकी क्या है।
राइट जी। और पोसोलॉजी एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्या है, एंड डोजेज स्ट्रेंथ किस किस डोजेज स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और मेन साइड इफेक्ट्स या की साइड इफेक्ट्स जो है वो, या मेन कंट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो हैं। तो इस तरह से ही हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 10 किस्म की इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, ब्रांड नेम्स चाहिए, प्राइस चाहिए, डोजेज स्ट्रेंथ चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स के नाम चाहिए, एंड मेन इंडिकेशंस चाहिए, पोसोलॉजी एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और कंट्रा इंडिकेशंस चाहिए, तो ये एक फॉर्म बना हुआ होता है। उस फॉर्म के अगेंस्ट वो सारी इंफॉर्मेशन आप जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उस फॉर्म को फिल करके और एक ड्रग प्रोफाइल बनाते हैं। तो ड्रग प्रोफाइल्स की एक पूरी फाइल होती है किसी फार्मासिस्ट ने, इमीडिएटली जब एक्सेस करना हो तो अपने उस डेटा की बेसिस पे जो प्रोफाइल्स बनाई हुई होती हैं उस पर वो इमीडिएटली उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरह के डेटा कलेक्शन फॉर्म्स जो हैं वो इवन के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, उसको भी आप डेटा कलेक्शन फॉर्म्स दे सकते हैं। राइट जी। देन सैंपल, सैंपल प्लान एंड साइज, सैंपल का क्या प्लान होगा और किस क्या साइज उसका जो है रिक्वायर्ड होगा ताकि वो स्टेटिस्टिकली इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे डेटा को प्रोवाइड कर सके। देन हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करेंगे, और फाइनली जो है वो एक रिसर्च रिपोर्ट बना देंगे उस डेटा की बेसिस पर, एनालिसिस की बेसिस पर। ठीक जी। तो राइट जी, तो सारी स्टडीज नॉट नेसेसरीली कि सारी स्टडीज ये 11 स्टेप्स जो है वो फॉलो करती हैं, और नॉट नेसेसरीली कि इसी ऑर्डर में फॉलो करती हैं, लेकिन जो एक हमारे पास लॉजिकल ऑर्डर है वो ऑब्वियसली हमारे पास रिसर्च की नीड इस्टेब्लिश होनी चाहिए, देन प्रॉब्लम एग्जैक्टली जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, रिसर्च डिज़ाइन जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास सैंपल प्लान एंड सैंपल साइज होगा, देन हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद ही एनालाइज होगा, और फिर फाइनली उसकी रिपोर्ट जो है बनेगी। कुछ स्टडीज़ में ये स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल जो सीक्वेंस बनती है अमूमन उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। राइट जी। और कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों को स्किप भी कर दिया जाता है जो कि नेसेसरी अगर नहीं समझता रिसर्चर। ओके जी। तो इसको ज़रा आप रीड करें। जी भाई, क्या समझ में आया? युसवा सलीम, सर सलीम आप एक्सप्लेन करें इसको। किरण मयासर आप बताइए बेटा। ओके जी। शाहिद, शाहिद भाई, शाहिद भाई आप ही बता अस्सलाम दें। वालेकुम वालेकुम। सर। इसके अंदर ये कहा गया है कि 1980s के अंदर कोका कोला की जो कंपनी है उसने अपनी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट थी हम्म, अ, उसके अंदर जो टेस्ट का मसला था लोगों को तो वो टेस्ट का मसला ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने एक नई प्रोडक्ट जो है लॉन्च की जिसका जो टेस्ट था वो थोड़ा सा स्वीटर था। तो जब इन लोगों ने ओरिजिनल प्रोडक्ट के बजाय जो स्वीटर प्रोडक्ट थी वो मतलब लॉन्च की ठीक है। तो उससे जो है वो इनकी सेल जो है ना और ज़्यादा कम हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी जो है मिस्टेक थी। सही तो इन है। लोगों को वो जो है जो नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी वो हटानी पड़ी और पुरानी वाली लेके आनी पड़ी।
ठीक जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो सेल्स जो डिक्लाइन हो रही थी उसका उन्होंने प्रॉब्लम ये समझा कि प्रॉब्लम टेस्ट में है कहीं पे। जी सर, ठीक है जी, लेकिन तो असल में वहाँ नहीं था। असल में कहीं और प्रॉब्लम थी जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं की गई। राइट, जिसकी वजह से फिर इनको नई प्रोडक्ट जो है मार्केट से विड्रा करनी पड़ी। राइट जी, तो जो उन्होंने 200,000 ब्लाइंड प्रोडक्ट टेस्ट किए थे। ब्लाइंड प्रोडक्ट टेस्ट क्या होता है? ब्लाइंड प्रोडक्ट टेस्ट यानी कि जिसको भी वो टेस्ट कराया गया उसको ये बताया नहीं गया था कि ये नया नया ब्रांड है, ये ओल्ड ब्रांड है और ये पेप्सी है। तीन चीजें जो है वो डिफरेंट उनको रेफरेंस नंबर डाल के या कोडिंग करके उनको टेस्ट कराई गई थी। तो उसमें जो नया इनका जो ब्रांड था, नई जो इन्होंने कोक डेवलप की थी, उसका टेस्ट वाकई में ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कंज्यूमर से उन्होंने ये नहीं पूछा, कंपेरेटिव एनालिसिस जो है उस चीज़ का नहीं कराया। पहला प्रॉब्लम तो ये आ गया कि सेल्स डिक्लाइन होने के काज का रिलेशनशिप जो है वो सही डेवलप नहीं किया जा सका, जिसको कि रिलेट कर दिया गया टेस्ट से, जो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम निकला ले। राइट जी, तो ये आपने चीज़ें बता दी हैं। दो इसमें प्रॉब्लम आ गए थे मार्केट रिसर्च में। ठीक जी, उन्होंने अज्यूम किया कि टेस्ट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। उन्होंने अज्यूम कर दिया कि टेस्ट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर इन कंज्यूमर परचेज बिहेवियर। ठीक जी, एंड कंज्यूमर्स वर नॉट टोल्ड दैट ओनली वन प्रोडक्ट कुड बी मार्केटेड। इसी वजह से उन कस्टमर्स से उन्होंने पूछा भी नहीं कि आप इन दो में से कौन सा फार्मूले को जो प्रेफर करेंगे अगर मार्केट में एक ही अवेलेबल रहे तो। तो इस तरह का एक एग्जांपल हमने ये देख ली कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए अगर प्रॉब्लम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होगी तो इस तरह के जो है वो ब्लंडर हो जाते हैं कंपनीज में। सिमिलरली, ऑलराइट, इसको रीड करें। जी मुजम्मिल। सर सर इसके अंदर ये कि कंपनी ने एक लॉन्च की एक ऐसी न्यू मेडिकेशन एज़मा के लिए जो कि पहले से ज़्यादा सेफ थी और एफिकेशियस थी, मगर पहले ही क्वार्टर सेल में वो डिसअपॉइंटेड हुए। ठीक है। एक प्रिस्क्राइबर ने कंप्लेन किया कि प्राइस ज़्यादा है, तो मार्केट रिसर्च एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट की इसकी, ठीक है। तो फिर मगर सेल्स के अंदर कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों। जी, तो क्या वजह हो सकती है? प्राइस की वजह हो सकती है, कस्टमर ज़्यादातर उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, इस वजह से सेल नहीं होगी। अच्छा, तो वो बात तो हो गई ना। प्राइस का उन्होंने सजेस्ट कर दिया, वेव प्राइस कट। वेव प्राइस कट उन्होंने सजेस्ट कर दिया। वेव प्राइस कट यानी कि अच्छे खासे प्राइस रिडक्शन के बावजूद भी इंप्रूवमेंट्स नहीं आई सेल्स में। इट अवेयरनेस मींस, नहीं होगी। सर उसका जी, फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा था। प्रोडक्ट का। जी सर, ठीक मतलब है। इतनी ज़्यादा महंगी थी और इस तरह से सब चीज़ें, तो लोगों ने उस साइट पे जाना ही बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन इट मींस कि इसमें प्राइस से हट की कोई और प्रॉब्लम थी। जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है वो प्राइस की नहीं थी। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो देखा कि टेस्ट का जो है वो प्रॉब्लम नहीं था और प्रॉब्लम एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड नहीं। राइट जी, इसमें जो प्रोडक्ट उठ नहीं सकी, सही से पेनिट्रेट मार्केट में नहीं हो सकी, और उस पर सिर्फ एक प्रिस्क्राइबर ने कहा, सिर्फ एक बंदे ने कहा है, सिर्फ एक प्रिस्क्राइबर ने ये कंप्लेंट की कि जी प्राइस बर्डन ज़्यादा है। राइट जी, उस एक प्रिस्क्राइबर की कंप्लेंट को लेते हुए प्राइस के ऊपर रिसर्च कराई गई। उसमें सामने आ गया कि हाँ जी प्राइस के डिफरेंसेस तो हैं, प्राइस के डिफरेंसेस हैं, तो अगर प्राइस ही प्रॉब्लम है तो प्राइस को कम कर देते हैं। प्राइस कम कर दी, प्राइस कम करने के बावजूद भी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। इट मीन्स कि समथिंग एल्स इज द कॉजेटिव एजेंट, कोई और प्रॉब्लम है, प्राइस इज नॉट।
राइट जी, हो सकता है कि प्रिस्क्राइबर्स तक प्रोडक्ट को सही से कम्युनिकेट ही ना किया गया हो सकता है कि पेशेंट की कंप्लाइंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रिस्क्राइबर्स में अवेयरनेस लेवल ही प्रोडक्ट का इंक्रीज ना हुआ हो। कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम प्राइस की बगैर हरगिज नहीं, ठीक है जी। क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट अगर एफिकेशियस है और ज़्यादा सेफ है ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट इनोवेटिव भी है, और मार्केट में अगर उसकी लॉन्चिंग जो है वो सही की गई है, प्रॉब्लम अगर प्राइस का है और उसको एडजस्ट किया गया है, तो उसके बाद उसको सेल्स पे, प्रॉपर सेल्स पे जो है वो उसको इनिशिएट हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है कि अगर एक बार वो उससे हट गया, नीड डिफाइन करती है ना, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एफिकेशियस है और ज़्यादा सेफ है ऑलरेडी अवेलेबल एजेंट से, इसलिए अपनी प्लेस तो वो मार्केट में बनाती है। लेकिन क्यों नहीं बना पा रही? उसमें प्राइस का कम से कम जो है प्रॉब्लम नहीं था, और कोई रीज़न हो सकता है, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना इस स्टेज पे जरूरी था, एग्जिट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। ठीक जी, तो एग्जिट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि डीप रिसर्च या टारगेटेड रिसर्च में जाने से पहले, जैसे कि यहाँ हमने प्रॉब्लम कहा कि यहाँ प्रॉब्लम है प्राइस का, प्राइस के प्रॉब्लम को हमने जो है वो फिक्स कर दिया। जब प्रॉब्लम को लेके हमने रिसर्च की तो उसमें ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंसेस तो सामने आएंगे मार्केट में, राइट जी। कोक की एग्जाम्पल में टेस्ट के प्रॉब्लम को हमने फिक्स कर दिया, अज्यूम कर दिया कि जी टेस्ट इज अ प्रॉब्लम। उसी की बेस पे हमने जब रिसर्च जो है वो कंडक्ट की, कंटिन्यू की, तो उसमें टेस्ट के हवाले से हमारे सामने रिजल्ट्स आ गए, लेकिन चूंकि वो प्रॉब्लम एग्जैक्ट नहीं थी, इसीलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं रहा और उसके इन्वर्स रिजल्ट्स हमारे सामने आए। इस एग्जाम्पल में एस्थमा प्रोडक्ट में भी इसी तरह की बात है। इसलिए टारगेटेड रिसर्च, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस वाकई एक प्रॉब्लम है, तो प्राइस से रिलेटेड रिसर्च में जाने से पहले हम एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर टेस्ट वाकई में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस में से एग्जिट क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। जैसे इस्तेमा की एग्जाम्पल में हमारे पास हो सकता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, प्रिस्क्राइबर तक इंफॉर्मेशन हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाए अभी तक, मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो सही नहीं है, ठीक जी। डिफरेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको पहले जो है हम एक्सप्लोर करते हैं थ्रू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम स्मॉल नंबर ऑफ इंटरव्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हमारे पास सिर्फ एक बंदे ने ये कंप्लेंट की थी ना, हो सकता है कि वो सिर्फ उसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो, एक ही प्रिस्क्राइबर का ये प्रॉब्लम हो, या अगर हमारे पास 1000 प्रिस्क्राइबर्स हैं तो 50 प्रिस्क्राइबर्स का ये प्रॉब्लम हो। अगर 50 प्रिस्क्राइबर्स का भी ये प्रॉब्लम है तो वो उसको जस्टिफाई नहीं करता, उस एग्जिट काज को या प्रॉब्लम को पहचानने में हेल्प आउट नहीं कर सकता। इस एग्जाम्पल में हम सिर्फ एक प्रिस्क्राइबर के कहने के ऊपर जो है वो एक डिटेल्ड रिसर्च में चले गए, हमने एफर्ट्स भी लगा दी, टाइम भी लगा दिया, रिसोर्सेज भी लगा दी, और जो हमने फिर डिसीजन लिया उसकी बेस पे प्राइस भी रिड्यूस कर दी, लेकिन फिर भी सेल्स इम्प्रूव नहीं हुई। अब अगर इस तरह की कोई बात हमारे सामने आई थी और हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर लेते, इस एक प्रिस्क्राइबर की कंप्लेन के बाद अगर हम दूसरे 20 से 30 रेंडमली सेलेक्टेड प्रिस्क्राइबर्स से भी फीडबैक ले लेते, तो शायद हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम पर एग्जिस्ट ना करती, या जो एग्जिट जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। ठीक है जी, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जाने से पहले, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इनिशिएट करने से पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट करके, जिसकी बेसिस पे हमारे पास हाइपोथेसिस डेवलप हो जाती है, प्रॉब्लम बेटर डिफाइन हो जाती है। ठीक है जी, इसी की बेसिस पे फिर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से रिसर्च मेथड को जो है वो आप एडॉप्ट करेंगे और क्या डिफरेंट हमारे पास अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कि जिन अल्टरनेटिव्स में से कोई प्रॉब्लम वो बन सकता है, हम किसी और को समझ रहे हो लेकिन प्रॉब्लम दरअसल कोई और हो। ठीक, लेट्स से कि हमारे पास एक यहाँ पर एग्जांपल थी,
चेंज, ये एग्जाम्पल देखें। ठीक है, तो आपके यूनिवर्सिटी के पास एक अपार्टमेंट है, ठीक, अज्यूम करें कि मैनेजमेंट हैज बीन अलर्टेड टू सिम्टम्स डेट शो द ऑक्यूपेंसी रेट डिक्लाइनिंग फ्रॉम 100 to 80%। तो जो हॉस्टल है या यूनिवर्सिटी की अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं रेजिडेंसी की, उसमें ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 100 से 80% चला गया लास्ट 3 सेमेस्टर्स में। राइट, ये सिम्टम के तौर पे सामने आया है कि ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो कम हो गया है। राइट जी, अब इससे क्या चीज रिलेटेड है, क्या इस सिम्टम को काज करने वाली क्या चीज है, वो हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट ने देखा कि 100 से 80% चली गई है लास्ट 3 सेमेस्टर्स में ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक जी, रिसर्चर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद पॉसिबल कॉजेज जो है सामने लाए गए या ग्रुप किए गए इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन से पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं इस सिम्टम के। ठीक है, उसमें से एक है कंपटीटर्स के एक्शन से कोई जिन्होंने पर्सपेक्टिव रेजिडेंट्स को जो है वो अट्रैक्ट कर दिया है, अपनी तरफ ड्रा कर दिया है। चेंजेस इन द कंज्यूमर्स, जो कि स्टूडेंट्स हैं या टारगेट पॉपुलेशन, जो यूनिवर्सिटी की टारगेट पॉपुलेशन है उसमें किसी तरह का चेंज आ गया है। अगर लास्ट 3 सेमेस्टर्स से पहले 5000 एनरोलमेंट थी यूनिवर्सिटी की, तो अब वो 5000 है या 5000 से कम हो गई है, 4500 हो गई है। वो भी 5000 से 20% का गैप क्या उसमें आ गया है। यानी कि जो पॉपुलेशन है हमारी, जो कस्टमर है उस यूनिवर्सिटी का, हो सकता है कि वो रिड्यूस हो गया हो। समथिंग अबाउट द अपार्टमेंट कम्प्लेक्स इटसेल्फ, का अपार्टमेंट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है कोई मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, या कोई जनरल जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जनरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ की अवेलेबिलिटी, ठीक, और दूसरे तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस तरह की चीज़ें। ये रिसर्चर्स ने ये पॉसिबल कॉजेस को कैटेगराइज कर दिया है कि ये 4 कैटेगरीज पॉसिबल हो सकती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो डिक्रीज हो गया, 20% तक डिक्रीज हो गया है। अच्छा जी, अब सेवरल पॉसिबिलिटीज हो सकती है विद इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। ये जो कैटेगरीज हमने बनाई है, कंपटीटर एक्शंस की वजह से स्टूडेंट उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गया है, कंज्यूमर की पॉपुलेशन में कोई चेंज आ गया है, यूनिवर्सिटी का जो अपार्टमेंट कम्प्लेक्स है उसमें किसी तरह की कुछ चेंजेस हो गई हैं, ठीक है, या ओवरऑल कोई जनरल एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर है, उसके काजेस क्या क्या हो सकते हैं। कंपटीटर्स के जो एक्शंस हैं उनमें क्या हो सकता है कि उसने अपने अपार्टमेंट के रेंट्स जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं। राइट, जो यूनिवर्सिटी के रेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की जो एक्सपेंसेस हैं या चार्जेस हैं, उसके मुकाबले में कंपटीटर ने अपनी प्राइसेस को लो कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, लो कर दिया है या इसके साथ साथ प्रोवाइड की है फ्री सर्विसेज सच एज केबल टीवी। तो जो फ्री सर्विस आएगी तो ओवरऑल वैल्यू में वो वैल्यू जो है कम हो जाएगी। लेट्स से अगर एक अपार्टमेंट में 3000 रुपीज़ पर मंथ है और दूसरे अपार्टमेंट में भी 3000 पर मंथ है, लेकिन वहाँ अगर इंटरनेट फ्री है तो इट मीन्स के प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई अपार्टमेंट बी की। दूसरे जो ग्रुप है उससे क्या पॉपुलेशन के ऊपर जो अफेक्ट आ रहा है उसका कास्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कैटेगरीज की, कि स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी में भी डिक्लाइनिंग, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो डिक्लाइनिंग साइड पे जा रहा हो। और थर्ड में जो अपार्टमेंट रिलेटेड चेंजेस हो सकती हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, द अपार्टमेंट बिल्डिंग में नॉट हैव बीन एडिक्वेटली मेंटेन्ड और माइट अपीयर टू बी एजिंग ऑन द आउटसाइड। तो प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसका लुक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है अपार्टमेंट का। एंड नंबर 4 जो कैटेगरी जो यहाँ पर हमने बनाई थी, जनरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फाइनेंशियल एड में हैव डिक्रीज्ड ऑन कैंपस सो दैट स्टूडेंट्स आर लेस एबल टू अफोर्ड ऑफ कैंपस हाउसिंग। किसी तरह के फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज होने की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो कंपटीटर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक जी, तो नेरो डाउन की गई पॉसिबल कॉजेस को फर्दर जो है वो नेरो डाउन किया गया पॉसिबल कॉजेस की तरफ, डिफाइंड एज द मोस्ट लाइकली फैक्टर्स गिविंग राइज टू द सिम्टम्स। जो सिम्टम आया था, सिम्टम था 20% रिडक्शन हो गई है स्टूडेंट हॉस्टल ऑक्यूपेंसी रेट में।
ठीक जी, पॉसिबल हमने उसके जो है वो कैटेगरीज बनाई, उन कैटेगरीज के अगेंस्ट जो है वो पॉसिबल क्या क्या उसके कॉजेस हो सकते हैं उसको नेरो डाउन किया। फिर हमने फर्दर नेरो डाउन करके जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के थ्रू उनको देखा तो हमने फाइंड आउट किया कि देयर इज नो चेंज इन फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड में तो कोई मसला नहीं है। अब बजाय ये कि हम फाइनेंशियल एड से रिलेटेड चीज़ों पे रिसर्च करके और किसी तरह के जो है वो फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करते स्टूडेंट्स को, तब भी कोई उस पर इम्पेक्ट नहीं आता, क्योंकि फाइनेंशियल एड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा। फाइनेंशियल एड वही है जो प्रीवियस 3 सेमेस्टर्स में भी था, उससे पहले भी था, अब भी है, वही फाइनेंशियल एड है। स्टूडेंट एनरोलमेंट इज अब स्टूडेंट एनरोलमेंट में भी कोई इशू नहीं है। जो रूटीन का रेट था स्टूडेंट एनरोलमेंट का हर सेमेस्टर और हर ईयर का, वही सारी सीट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो रही है हर फैकल्टी की, तो उस एनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग्स अपीयरेंस इज बेटर देन कंपटीटर्स अपार्टमेंट। बिल्डिंग की जो अपीयरेंस है वो कंपटीटर की अपार्टमेंट से ज़्यादा बेहतर है। तो बजाय ये कि हम अगर किसी एक स्टूडेंट से पूछ लेते कि भाई आप यूनिवर्सिटी का हॉस्टल छोड़ के दूसरे ऑफ कैंपस हॉस्टल में क्यों गए, और उसने ये कहा होता है कि जी ये बिल्डिंग आपकी तो बड़ी पुरानी है, अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, उसी की बेसिस पे हम लाखों रुपए का खर्चा लगा के बिल्डिंग को रिनोवेट कर देते, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट तो अपनी जगह पर होता, लेकिन ये जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है उसमें इसका एग्जैक्टली रोल प्ले नहीं है। और जी देन हमारे पास ये बात सामने आई कि कंपटीटर्स इज ऑफरिंग टीनेट्स फ्री केबल टीवी। टीनेट्स को फ्री केबल टीवी जो है वो ऑफर कर रहा है। अब ये है जी बात। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैज हैपेंड। इस बेसिस पे अब मैनेजमेंट में डिसीजन लेना है कि जी अब क्या करना है। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कंडक्ट करवाई जा सकती है कि जी किस तरह की जो है वो टीवी के या केबल रिलेटेड या इंटर रिलेटेड किस तरह की फर्दर सर्विसेज जो है वो सोल्व कर सकती हैं हमारे करंट प्रॉब्लम को। ठीक है जी, ये क्लियर है आपको एग्जाम्पल? जी सर। जी सर। ठीक है जी, तो एक्सप्लोरेटरी हमने रिसर्च करनी है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद जो है फिर हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। और जी तो प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, हमें रिकग्नाइज करनी होती है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। ठीक जी, पहला स्टेज हमारा कि प्रॉब्लम को हम रिकग्नाइज करें, देन उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, कि सिचुएशन एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो सिम्टम्स हमारे पास आ रहे हैं उन सिम्टम्स को क्लेरिफाई जो है वो फर्दर किया जा सकता है। एट द सिम्टम जैसे हमने हॉस्टल की एग्जांपल में देखा, उसमें सिम्टम है डिक्लाइनिंग ऑफ हॉस्टल ऑक्यूपेंसी रेट फ्रॉम 100 to 20%। ये सिम्टम है। इसको ये सिम्टम क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो है हमारे पास प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम दोनों चीज़ों में हो सकती है कि ये इसको यहाँ पे रिकग्नाइज करना है कि इज इट अ फेलियर टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। चलें हमारे पास ये ओपिनियन है, इज इट फेलियर टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था उसको मीट करने में अगर फेलियर है तो भी ये प्रॉब्लम है, राइट। लेट्स से कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है करंट सेमेस्टर में 3.5 जीपीए का, और अगर वो 3.5 जीपीए नहीं उस सेमेस्टर में ऑब्टेन कर सका, तो इट मींस कि ये प्रॉब्लम है। जो ऑब्जेक्टिव सेट किया और उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो अचीवमेंट आई है, अगर उसमें गैप है तो ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट में जनरेट हुई है और उसे नहीं आइडेंटिफाई किया जा सका टाइम पे, तो वो भी प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है जी, तो दो हमारे पास प्रॉब्लम में दो तरह की प्रॉब्लम आ गई, फेलियर टू मीट एन ऑब्जेक्टिव और आइडेंटिफिकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। Identification of an opportunity is not often considered as an immediately a problem. Immediately recognize नहीं किया जाता इसको as a problem। ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि व्हाट माइट हैपन, क्या क्या होना चाहिए था, अगर उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर लेते तो क्या बेनिफिट जो है वो हमें मिल सकते थे, और अब अगर वो अपॉर्चुनिटी हमने लॉस कर दी है तो किस तरह की प्रॉब्लम उस अपॉर्चुनिटी के लॉस करने से जो है वो हमें उनको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, लेट से कि अगर किसी नई थेराप्यूटिक